ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते भारत, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा और आइए शुरुआत करेंगे नमस्ते भारत की बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल में आज रखी जाएगी बाबरी की नींव। टीएमसी से निलंबित किए जाने के बाद भी हुमायूं कबीर कहीं ना कहीं यहां पर अड़े हुए नजर आ रहे हैं बाबरी मस्जिद को लेकर। आज वो बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। इस मुद्दे पर वो लगातार अड़े हुए हैं। मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में तैयारियों का जायजा भी लिया गया। ऐसे में तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे विधायक हुमायूं कबीर और इस बीच नारेबाजी भी होती हुई दिखाई दी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। टीएमसी से निलंबित किए जाने के बाद भी हुमायूं कबीर अड़े हुए हैं। आज रखेंगे बाबरी मस्जिद की नींव। मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में ये नींव रखी जा रही है। मस्जिद की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भी विधायक हुमायूं कबीर पहुंचते थे और ऐसे में उनका समर्थन भी कुछ लोग यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि नारेबाजी करते हुए, नारे लगाते हुए सड़कों पर भी उतरे। जब हुमायूं कबीर ने ये बयान दिया था उसके बाद टीएमसी ने इस बयान से किनारा कर लिया था। उनका व्यक्तिगत बयान इसको बताया गया था, लेकिन इसके बाद टीएमसी ने कार्रवाई करते हुए हुमायूं कबीर को निलंबित कर दिया। हालांकि इसके बाद से सियासी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है, लेकिन हुमायूं कबीर ने भी आज ही का दिन चुना, 6 दिसंबर का दिन चुना कि आज ही बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी। यह ऐलान उन्होंने कर दिया था और इस पर वो आज भी अड़े हुए हैं, अभी भी अड़े हुए हैं। ऐसे में टीएमसी से निलंबित किए जाने के बाद भी हुमायूं कबीर ये ऐलान करते नजर आए कि नींव तो रखी जाएगी बाबरी मस्जिद की, और उनका समर्थन करने के लिए कुछ लोग सड़कों पर भी उतरते हुए नजर आए। तो घूमेगा ट्रेन स्टेशन में, सुबह हो जाएगा तो हम हट के लिए चले जाएगा। तो कितना कष्ट भी तो आपको हो रहा होगा, इतना दूर आप पैदल चल रहे हैं। कोई कष्ट नहीं है हमारा, भाव लगता है। तो कितना खुशी है आज? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है हमारा, बहुत खुशी है। तो कोई दर्द नहीं हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं। बारासात में घर है ना, उत्तर बारासात, टाकी रोड, कोयरा कदमगाछी, हाट खोला। कितना बड़ा बात है ये, आज जो है बाबरी मस्जिद का जो है फाउंडेशन लेड जो है होने जा रहा है, बहुत बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर कुछ लोग जो सड़कों पर उतरे, उन्होंने कहा कि कोई कष्ट नहीं हो रहा है और हमें कोई दुख नहीं है, हम आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर नारेबाजी करते हुए भी कुछ लोग नजर आए, जो कि कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर के ऐलान का समर्थन करते दिख रहे हैं। प्रकाश सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रकाश, लगातार हुमायूं कबीर अड़े हुए हैं। ऐलान किया गया, टीएमसी से उन्हें निलंबित कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अपने ऐलान पर अड़े हुए हैं और आज ही का दिन चुना है उन्होंने मस्जिद की नींव रखने का। बिल्कुल अड़े तो हुए। देखने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति को आप देख रहे थे अभी, जिस व्यक्ति का बाइट हम सुन रहे थे, वो व्यक्ति कह रहा है वो पीठ लेकर बारासात से आया है। बारासात से मुर्शिदाबाद का ये बेलडांगा इलाका लगभग 250-300 किलोमीटर दूर है। और ये देखने वाली बात है कि सिर्फ मुर्शिदाबाद या उसके आसपास के इलाके के लोग नहीं, ये व्यक्ति दावा कर रहा है कि वो बारासात टाकी रोड का रहने वाला है। वहाँ से 250-300 किलोमीटर दूरी तय करके ईंट लेकर वो वहाँ पहुंच रहे हैं। तो सुबह से ही आपको पता होगा पश्चिम बंगाल में बाबरी की नींव रखने की जो तैयारी है वो काफी दिन पहले से ही ऐलान किया था हुमायूं कबीर ने, जिसके लिए उन्हें तृणमूल कांग्रेस पार्टी से भी सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन आज सुबह से ही हम देख पा रहे हैं काफी लोग इस इलाके में पहुंचे हैं, हाथों में ईंट है और उनका कहना है कि वो हुमायूं कबीर के समर्थक, और बाबरी मस्जिद की नींव रखने की जो बात हुमायूं कबीर कह रहे थे, दावा कर रहे थे, वो ऐलान जो किया था आज ही का दिन था। और कई लोग वहाँ उस इलाके में पहुंचे हैं। दूसरी तरफ प्रशासन जो है वो मुस्तैद है, काफी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं, रैप सारे हैं, इलाके में पेट्रोलिंग की जारी है। लेकिन कुल मिलाकर विधायक हुमायूं कबीर आज उन्होंने जो बात कही थी कि बाबरी मस्जिद की नींव वो रखेंगे, इस चीज को लेकर इलाके में तनाव तो है। और सुबह से ही हम देख पा रहे हैं कि कई लोग काफी दूर से, ये व्यक्ति दावा करता है कि बारासात के आया है, जो 200-300 किलोमीटर दूर है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुर्शिदाबाद या आसपास इलाके से लोग वहां पहुंचे हैं, काफी दूर से भी हुमायूं कबीर के समर्थक और बाबरी मस्जिद की नींव रखने की जो ऐलान हुमायूं कबीर ने किया है, उस चीज को समर्थन करने वाले लोग इस इलाके में पहुंचे। अब देखने वाली बात ये होगी कि दिन ढलने के बाद
क्या होता है। और पुलिस प्रशासन जो 2 दिन पहले से ही जो इलाके में पहुंच गए हैं, लगातार इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, उनकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी कि कुल मिलाकर दिन भर जो होना है मुर्शिदाबाद की बिल्डंग इलाके में बिल्कुल क्या स्थितियां बनती है। प्रकाश सिन्हा, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, अब विरोध भी हो रहा था, विवाद भी हो रहा था, लेकिन अब समर्थन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लंबा रास्ता तय करते हुए कुछ लोग अपने सर पर ईंट रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कोई कष्ट नहीं है। वो बहुत खुश है इस फैसले के बाद जो ऐलान हुमायूं कबीर ने किया है। हालांकि इसके बाद आज शाम तक क्या स्थितियां बनती है, इस पर हमारी रहेगी नजर। की तैयारियां जोरों पर हैं। नेशनल हाईवे 12 के पास बड़ा सा पंडाल तैयार किया जा रहा है। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उधर सुरक्षा के नजरिए से पुलिस ने भी खास तैयारियां की है। इलाके में करीब 150 से ज्यादा स्पीड ब्रेकर लगाए गए हैं। हर मोड़ पर ट्रैफिक गार्ड और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। बीजेपी सांसद अरुण गोविल के मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के बयान पर हुमायूं कबीर ने कहा कि कोई समस्या नहीं है, उन्हें जरूर लगाया जाना चाहिए। कि मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए, ये सवाल होना चाहिए। वो सारा जो मस्जिद बनेगी उनको देख लेना चाहिए, उनको सारा नजर रखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इस बड़ी खबर पर लगातार अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इंडिगो संकट से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको हम बता दें। इस वक्त की बड़ी जानकारी कि आज भी इंडिगो की उड़ानें रद्द होने का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा, यानी कि यात्रियों को आज भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। चंडीगढ़, चेन्नई समेत कई ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जहां पर फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर इंडिगो की 10 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं अभी तक। चेन्नई एयरपोर्ट पर इंडिगो की 48 उड़ानें रद्द। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर आज भी 6 उड़ानें रद्द। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो की 19 उड़ानें रद्द। इंडिगो संकट के बीच एयर इंडिया, स्पाइस जेट ने अब मोर्चा संभाल लिया है। एयर इंडिया और स्पाइस जेट अतिरिक्त उड़ानों को शुरू करेंगे। ये एक बड़ा फैसला लिया गया है दोनों ही एयरलाइंस की तरफ से। अभी आपको बता दें कि इंडिगो की उड़ानें सामान्य होने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन तब तक स्पाइस जेट और एयर इंडिया की जो अतिरिक्त उड़ानें हैं वो यहां पर चलेंगी। वो फ्लाइट्स को लेकर ये जानकारी भी सामने आ रही है कि अतिरिक्त फ्लाइट्स का इंतजाम यहां पर यात्रियों के लिए किया जाएगा ताकि लोग अपने घर तक पहुंच सके। जो लगातार एयरपोर्ट पर मौजूद है, जिन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचना है, जो लगातार अपनी फ्लाइट्स का इंतजार कर रहे हैं, अपनों का इंतजार कर रहे हैं, वो अब स्पाइस जेट और एयर इंडिया के माध्यम से जा सकते हैं। लेकिन इंडिगो संकट देखिए आज भी बरकरार है। इंडिगो की ऐसी कई फ्लाइट्स हैं जो कि आज भी रद्द हो गई हैं। अगर हम पिछले 2 दिनों की बात करें तो हजारों की संख्या में यहां पर फ्लाइट्स रही जो कि रद्द हो गई। भारी भीड़ कई एयरपोर्ट्स पर यहां पर देखने को मिल रही है। और आइए अब रुक कर लेते हैं दिल्ली एयरपोर्ट का, जहां से सुशील पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, सबसे पहले तो तस्वीरें दिखाइए कि अभी वहां पर क्या हालात है, क्योंकि आज भी इंडिगो संकट बरकरार है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिगो जो संकट है वो बरकरार नहीं है, क्योंकि इंडिगो की तरफ से भले ही माफी मांगी गई हो लेकिन सफर जनता को ही करना पड़ रहा है। आप देखिए, ये दिल्ली एयरपोर्ट है जहां पर तमाम जो यात्री हैं वो मौजूद हैं, लेकिन अगर हम आपको डिस्प्ले बोर्ड दिखाएं तो देखिए कई डिस्प्ले बोर्ड में तमाम जो जानकारियां हैं वो दिखाई जा रही हैं कि क्या इस मामले में हुआ है। कितनी दिक्कत हो रही है भाई आप लोगों को? सर, मैं 4 दिन से इधर फंसा हुआ हूँ। 4 दिन से यहाँ तो ना खाना है, ना पानी है, ना होटल का रहना, कुछ नहीं है। ऐसे कूड़े कबाड़े की तरह हमको फेंका हुआ है। कहाँ जाना चाह रहे थे इंडिगो? मेरी नासिक की फ़्लाइट थी। 4 दिन से वो रीशेड्यूल कर करके मुझे दे रहे हैं। आज मॉर्निंग की मेरी फ़्लाइट थी। कल मैं बीमार हो गया, मुझे मेदांता में इन्होंने एडमिट कराया। मेदांता में एडमिट कराने के बाद इनका स्टाफ गया मेरे साथ नीचे। उन्होंने कहा कि हम आपकी फ़्लाइट की टिकट कैंसिल कर रहे हैं, आपको रिफ़ंड हो जाएगा। हम कल भी केवल इसीलिए आए थे पता करने के लिए कि कल फ्लाइट, मतलब आज की जो फ़्लाइट है वो फ्लाई होगी या नहीं होगी। कि स्टाफ ने प्योर श्योर मना किया कि नहीं उड़ेगी। बट आज मॉर्निंग में मुझे कॉल करेंगे सर आप बोर्डिंग करो। मैं बोर्डिंग कहाँ से करूँ? एंड टाइम में कोई हलवा थोड़े ना है, मैं कैसे खा लूँगा एकदम से उठा के। अब बोर्डिंग, अब मैं आया हूँ कि हाँ भाई बोर्डिंग आपकी फ़्लाइट फ्लाई कर गई है। मेरा रिफंड का पेमेंट का क्या हुआ? कि सर आप कस्टमर एक्सपीरियंस पे मेल करो। मैं क्यों मेल करूँगा? आपका फॉल्ट है ना। आप मेरे को जैसे टिकट करते समय आपने पेमेंट लिया है, चलो आपको टाइम चाहिए 2 दिन का, ले लो, आप खुद मेल करो ना, मुझे वो पैसा कंप्लीट। सफर आप क्यों करें? आप क्यों परेशान? मैं क्यों सफर करूं? मैं तो ऑलरेडी न्यूरो पेशेंट हूं सर। मुझे तो आज वापस यहाँ नीचे डॉक्टर ने बोला कि पहले आप अपनी MRI कराइए, मेरी 3 नसें ब्लॉक हैं सिर की। देखिए जी, ये फिलहाल यात्री हैं जो नासिक जाना चाह रहे थे। इनकी तबीयत खराब थी, मेदांता में इलाज हो रहा था, लेकिन
अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट कर ली गई और उसको कैंसिल भी कर दिया गया। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो एयरपोर्ट यहाँ पर पर देखने को प्रॉब्लम मिल यही आ रहा है रही कि इतना यात्रियों को कंफ्यूजन में रखा जा रहा है। जो डिस्प्ले बाहर लगा होता है दिल्ली एयरपोर्ट पर वो भी आप दिखाइएगा, क्योंकि उस डिस्प्ले में डिलेड जरूर लिखा रहता है लेकिन कैंसिलेशन का कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है। जब यात्री पहुंच जाते हैं अपना सामान लेकर, उसके बाद बोर्डिंग भी कर लेता है, उसके बाद भी यात्रियों को यह बताया जाता है कि उनकी फ्लाइट डिले है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जाकर कैंसिल कर देते हैं। उसका पैसा कैसे मिलेगा, लोग अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचेंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इंडिगो की तरफ से अभी कोई जी बिल्कुल देखिए, अगर देखिए डिस्प्ले देखिए जिया डिस्प्ले बोर्ड देखिए जी, कई जगह आपको इंडिगो की जो फ्लाइट है वो देखिए आपको कई जगह चेकिंग दिखेगा, कई जगह निरस्त दिखेगा। देखिए 9:10 पर फ्लाइट थी अगरतला की, वो फिलहाल कैंसिल हो गई है। 6E6748 अगरतला जा रही थी, कैंसिल हो गई है। तो इस तरह की जो फिलहाल डिस्प्ले बोर्ड हैं वो आपको एयरपोर्ट पर देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि इंडिगो की तरफ से जो संकट है वो बरकरार है। भले ही इंडिगो कहे कि अब स्थिति को धीरे धीरे सामान्य कर लिया गया है, लेकिन जमीनी हालात एकदम अलग हैं। जो यात्री हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं, उनकी फ्लाइट को डिले बताया जा रहा है, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो बताया जाता है कि फ्लाइट उनकी कैंसिल हो गई। और इसी तरीके की जो समस्या है वो कई जो जनता है या कोई यात्री हैं वो यहाँ पर पहुंचकर और यही शिकायत कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा संकट है और इसी तरह की स्थिति एयरपोर्ट के अंदर भी देखने को मिलेगी कि एयरपोर्ट के अंदर जब लोग चेक इन कर लेते हैं और वहां पहुंचते हैं अपने काउंटर पर, जब उनको ये बताया जाता है डिले है, तो वहां पहुंचने के बाद वो कहा जाता है कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। सुशील, एक चीज और कि एयरपोर्ट के अंदर ये भी जानकारी मिली थी कि लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, उन्हें खाने के लिए और जो सामग्री है वो दी जाती है वो ठीक से नहीं मिल पा रही है, बैठने की व्यवस्था ठीक से यहाँ पर नहीं है, यात्रियों को परेशानी हो रही, कस्टमर केयर के लिए वो जा रहे हैं तो उन्हें सीधा जवाब नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जो रवैया है इंडिगो की तरफ से वो ठीक से नहीं सामने आ रहा है। दूसरी तरफ एक माफीनामा जारी कर देते हैं कि अभी 10 से 15 दिन लग जाएंगे हालात सामान्य होने में। लेकिन उन लोगों का क्या जो कि लगातार पिछले 4 दिन से कोई सोचिए एयरपोर्ट के बाहर ही है, ठंड बढ़ती जा रही है और लोगों की परेशानी भी। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस प्रकार की किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था इंडिगो की तरफ से नहीं की गई है। यात्री परेशान हैं, अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाना चाह रहे हैं, लेकिन इंडिगो की तरफ से फिलहाल कोई भी उन्हें रियायत नहीं दी जा रही है और ये कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाती है इंडिगो की। हालांकि एयरपोर्ट पर तमाम चीजें संभालने की कोशिश की गई है, अतिरिक्त जो एयरलाइंस हैं उनको चलाया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इंडिगो की तरफ से अगर इतनी बड़ी अनियमितता सामने निकल कर आ रही है तो इसकी जवाबदेही किसकी है। और सबसे बड़ी बात है, जैसा आप कह रही थी जिया, ठंड लगातार बढ़ रही है। हम सुबह से यहाँ मौजूद हैं, जब ठंड यहाँ पर लगातार बढ़ रही है तो ऐसे में यात्री जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है उन्होंने पैसा दे दिया अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए, उन्हें ना तो सही समय बताया जाता है ना ही उन्हें सही जानकारी दी जाती है। और जब वो इस पूरे मामले को लेकर इंडिगो को फिलहाल शिकायत करते हैं तो वो ये कहते हैं कि आप कस्टमर केयर पर इसके बारे में शिकायत करिए। तो ये आम जनता के लिए एक बड़ी समस्या है जो फिलहाल इंडिगो की फ्लाइट लेकर अपने गंतव्य स्थान पर जाना चाह रहे हैं, उन्हें ना तो प्रॉपर जानकारी दी जाती है। एयर इंडिया हो, स्पाइस जेट हो या फिर दूसरे एयरलाइन हो, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन ये जानकारी लगातार कल से सामने आ रही है कि यहां से 50 से 80 हजार रुपए के बीच में लोगों को पे करना पड़ रहा है, जो कि टिकट उन्हें 6 से 7 हजार रुपए में मिला करती थी। इतना ज्यादा क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई बहुत ज्यादा है। ऐसे में कैसे लोग अफोर्ड कर पाएंगे अगर उन्हें कहीं जल्द से जल्द पहुंचना है। एक जिनसे आप बात कर रहे थे शख्स से, उनको न्यूरो का प्रॉब्लम है, कोई बच्चा है, कोई बुजुर्ग है, उन्हें जल्दबाजी में कहीं जाना है, तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत यहां पर कहीं ना कहीं आ गई। आप बने रहिएगा सुशील हमारे साथ। तो ये लगातार तस्वीरें एयरपोर्ट से सामने आ रही है, लोगों की अलग अलग व्यथाएं हैं, लोगों की दुविधाएं हैं, वो भी लोग बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ से लाते हैं? यहाँ तो खाना अंदर मिलता नहीं है। वो नीचे बाहर जाके फिर टिकट का टाइम फिर आता है अंदर। टिकट काट के कैसे आ रहे हो? आज का दिया फिर कैंसिल हो गया, फिर कल सुबह का टिकट दिया। 3 तारीख को यहाँ आया। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर टिकट दिया 4 तारीख का, फिर 4 तारीख का आया, उस टाइम में कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर दूसरा दिया 5 तारीख का, फिर आया वो कैंसिल हो गया, फिर दिया आज 6 तारीख का,
आज आया अभी कैंसिल हो, फिर अभी देगा 8 तारीख का। अब 8 तारीख की, अभी 8 तारीख की। तो 2 दिन एयरपोर्ट के अंदर रहोगे? इनके अंदर ही रहे भाई, यहाँ तो खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है, फिर क्या करोगे? वो बाहर जाना पड़ेगा। देखिए 3 तारीख से ये अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें आश्वासन दिया जा रहा है कि 8 तारीख को फ्लाइट उड़ेगी, लेकिन उस पर भरोसा कैसे किया जाए। बात करेंगे अब दिल्ली की, जहां के संगम विहार इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कूड़े के मामूली से विवाद में एक चाचा ने अपने ही भतीजे की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। ये घटना उस वक्त हुई जब कूड़े को लेकर दो परिवारों के बीच आपस में झगड़ा होने लगा। विवाद इतना बढ़ा कि चाचा ने अपने बेटे के साथ मिलकर भतीजे की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। आपस में कूड़े के लेकर लड़ाई हुई तो मेरी मम्मी को अंदर कर दिया और फिर ये वो मुबारक जो है, जो मेरे चाचा है, उन्होंने उसको पकड़ लेते पीछे से और वो छोटा वाला जो आता है वो चाकू लेके आता है और क्या कहते हैं और इस्ताग मेरे भाई के मार देता है पेट में। हत्या के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 28 साल का इरशाद लॉ की पढ़ाई कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की आइए बात कर लेते हैं, जहां पर मेयर साहब को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने बाबू की गर्दन पकड़कर सीधे दफ्तर के बाहर ही कर दिया। बाबू के काम में खामियां पाई गई और उसकी वजह से वो नाराज थे। नगर निगम के दफ्तर में निरीक्षण के दौरान मेयर साहब भड़क गए। उनका गुस्सा इस कदर बढ़ा कि उन्होंने बाबू की गर्दन पकड़कर केबिन से बाहर खींच लिया। क्या कह रहा है? क्या बोल रहा था? कोई नहीं। फिर हाथ पकड़कर केबिन से बाहर किया और सबके सामने धक्का मारते हुए दफ्तर के बाहर तक ले गए। इस दौरान दफ्तर में मौजूद दूसरे कर्मचारी दंग रह गए। दरअसल मेयर साहब दफ्तर का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र विभाग में उन्होंने कई खामियां पाई। इसके बाद मेयर ने बाबू सुरेंद्र सिंह को सख्त चिकापारा हाई हो गया। फिलहाल मेयर ने अधिकारियों को बाबू सुरेंद्र सिंह के खिलाफ जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आइए बात कर लेते हैं हैदराबाद की, जहां की यूसुफगुड़ा इलाके में इन दिनों आवारा कुत्तों ने आतंक मचा रखा है। घर के बाहर खेल रहे एक बच्चे पर कुत्ते ने हमला कर दिया, जिसका वीडियो आया है सामने। बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, तभी एक आवारा कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया और बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा। बच्चे की चीख सुनकर परिजन और आसपास के लोग दौड़ पड़े। गेट के अंदर बैठे बुजुर्ग ने तो कुत्ते पर डंडे से कई वार भी किए, लेकिन तब तक कुत्तों ने बच्चे को गंभीर रूप से घायल कर दिया। बच्चे के शरीर पर कई जगह कुत्ते के दांत के निशान पाए गए हैं, जिसके बाद उसे इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया। हालांकि उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। यूसुफगुड़ा में आवारा कुत्तों के हमले की ये कोई पहली घटना नहीं है। कुत्ते के हमले से आसपास के लोग दहशत में हैं। कुत्तों के आतंक के लिए यहाँ के लोग नगर निगम और राज्य सरकार को कसूरवार बता रहे हैं। और आइए अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की, जहां के धारवाड़ जिले से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां पर डिवाइडर से टकराने के बाद कार में भयंकर आग लग गई, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर की दर्दनाक मौत हो गई। ये हादसा धारवाड़ जिले के अन्नीगेरी के पास हुआ, जब एक कार डिवाइडर से टकराई और देखते ही देखते आग का गोला बन गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कार में सवार इंस्पेक्टर को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला और आग की चपेट में आने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को हादसे की सूचना दी, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम जब तक पहुंची, कार पूरी तरह से जल चुकी थी। कार के अंदर से इंस्पेक्टर का जला हुआ शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि इंस्पेक्टर अपने परिवार से मिलने जा रहे थे। हादसे में मारे गए इंस्पेक्टर की पहचान हावेरी लोकायुक्त कार्यालय में तैनात सलीमात के रूप में हुई है। फिलहाल अन्नीगेरी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और आइए अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, जहां के विजयवाड़ा में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब जम्मीचट्टू के पास एक पाइप के गोदाम में भीषण आग भड़क उठी और इस वजह से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग प्लास्टिक पाइप के गोदाम में लगी। देखते ही देखते बिल्डिंग से काला धुएं का गुबार उठने लगा। आग इतनी तेजी से भड़की कि कुछ ही देर में पूरे इलाके में काला धुआं छा गया। आसपास रहने वाले लोग दहशत में आ गए और घरों से बाहर निकल आए। जैसे ही खबर दमकल विभाग को मिली, कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। आग बुझाने का काम शुरू किया गया, लेकिन गोदाम के अंदर आग काबू से बाहर थी।
इस अग्निकांड में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है, लेकिन यह साफ नहीं हो पाया है कि आखिर आग लगने की वजह क्या थी। फिलहाल आग से कितना नुकसान हुआ, इसका आकलन किया जा रहा है। और आइए बात करेंगे गुजरात की, जहां के भरूच से हादसे का सनसनीखेज वीडियो आया है सामने, जहां पर तेज रफ्तार कार ने सड़क पर चलते एक व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी। इस खतरनाक हादसे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हादसा ऐसा जिसे देखकर सिर चकरा जाए। कार में शैतान रॉन्ग साइड आया और सड़क पार करते व्यक्ति को उड़ाता चला गया। टक्कर मारकर गंभीर चोट पहुंचाकर भी वो रुका नहीं, फरार हो गया। हादसे के इस डरावने वीडियो को देखकर किसी का भी सिर चकरा जाए। तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए, कैसे चोटिल व्यक्ति सड़क के किनारे चल रहा था, तभी सामने से अचानक आई तेज रफ्तार कार उसे उड़ा ले गई। तो वहीं आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां पर एक कार चलते चलते लॉरी के नीचे घुस गई, जिसका वीडियो भी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। बाईपास रोड पर लगे सीसीटीवी फुटेज में एक ट्रक तेजी से गुजरते हुए नजर आए। जैसे ही ये ट्रक गुजरा, सफेद रंग की कार लॉरी कंटेनर के नीचे दबी दिखाई दी। कार के परखच्चे उड़ चुके थे और कार में जो 6 लोग सवार थे उनमें से 5 की मौत हो चुकी थी, जबकि एक घायल था। हादसा इतना भयंकर था कि चकनाचूर हुई कार के टुकड़े सड़क पर फैल गए थे। माना जा रहा है कि हादसा कुछ सेकंड पहले हुआ था, क्योंकि ट्रक के गुजरने से पहले सड़क पर चिंगारी नजर आई। देखिए, सड़क पर ट्रैफिक व्यवस्था संभालने वाले पुलिसकर्मी भी कई बार हादसे का शिकार हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई में ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जहां पर ट्रक ने पुलिस वाले को टक्कर मार दी। चौकी इंचार्ज बासु कुमार सिंह सड़क पर खड़े होकर जाम खुलवा रहे थे। गाड़ियां उनके आसपास से गुजर रही थी, तभी एक ट्रक आया और चौकी इंचार्ज को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद भी ट्रक वाला नहीं रुका और आगे बढ़ता चला गया। गनीमत रही कि टक्कर लगने के बाद चौकी इंचार्ज दूर जाकर गिरे और ट्रक उनके बगल से निकल गया। हादसा होते ही बाकी पुलिसकर्मियों ने दौड़ाकर ट्रक वाले को पकड़ा। ट्रक वाले का कहना है कि वो चौकी इंचार्ज को देख नहीं पाया था, जिसके चलते हादसा हो गया। बाद में पुलिस ने 20,000 रुपए का चालान काटा और ट्रक ड्राइवर को छोड़ दिया। वहीं कर्नाटक के कुक्के सुब्रमण्यम मंदिर में हाथी का जलाभिषेक करने की परंपरा है और शुक्रवार को भी श्रद्धालु हाथी का जलाभिषेक कर रहे थे, लेकिन तभी हाथी को अचानक से गुस्सा आ गया। हाथी को गुस्सा श्रद्धालुओं पर नहीं बल्कि उस गार्ड पर आया जो हाथी और श्रद्धालुओं के बीच में खड़ा था। हाथी ने अपनी सूंड से सुरक्षाकर्मी का गला दबाया और उसे पानी में पटक दिया। दरअसल ये गार्ड श्रद्धालुओं की सुरक्षा में लगा था और उन्हें हाथी से दूर रहने को कह रहा था। तभी हाथी को गुस्सा आया और उसने गार्ड को पटक दिया। अब सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बात लिख रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये गार्ड हाथी और श्रद्धालुओं के बीच बाधा बन रहा है, जिसके चलते हाथी ने ऐसा किया। तो किसी ने जान हथेली पर रखकर ड्यूटी निभाने वाले गार्ड की तारीफ भी की। देखिए, पाकिस्तान की गली गली में गधों का होना बहुत आम बात है, क्योंकि गधों की जनसंख्या के मामले में पाकिस्तान विश्व में 3रे स्थान पर है। लेकिन इस बार एक गधा संसद भवन के अंदर ही घुस गया। देखिए तस्वीरें। जब संसद के रेड कारपेट पर ये गधा दौड़ा, वहाँ बैठे सांसद भी हैरान रह गए। संसद भवन के अंदर गधा ऐसे दौड़ रहा था मानो सांसदों के साथ उसकी रेस लगी हो। दौड़ते हुए गधे ने पहले कुर्सी में टक्कर मारी, फिर कुछ लोगों को धक्का देकर नीचे गिराया और सीधे टेबल पर लगे माइक के पास पहुँच गया, मानो वो संसद में अपनी आवाज उठाना चाहता हो। अरे ये तो पटवारी आ गया। गधे को अपने बीच देख पाकिस्तानी सांसद बहुत खुश हुए, ठहाके लगाने लगे। अरे ये तो पटवारी आ गया। अब इस वीडियो को लेकर दुनिया भर में पाकिस्तान का फिर से मजाक उड़ रहा है। कोई कह रहा है ये गधा भागते हुए अपनों के बीच आ गया, तो कोई कह रहा है कि पाकिस्तान की संसद में अब तक के सबसे बुद्धिमान शख्स की एंट्री हो गई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बीमा क्लेम के लालच में एक पिता ने अपने ही बेटे की हत्या करा दी। बेटे के मर्डर के लिए इस कलयुगी बाप ने बकायदा 3.5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। हत्या करने के बाद पूरी वारदात को एक्सीडेंट की शक्ल देने के लिए युवक की लाश को मुरादाबाद में सड़क किनारे फेंक दिया। जिस युवक का मर्डर हुआ उसका नाम अनिकेत शर्मा है और उस पर 2 करोड़ 10 लाख का एक्सीडेंटल बीमा था। शुरुआती छानबीन में पता चला कि मामला एक्सीडेंट का है, लेकिन जब पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि युवक के सिर पर किसी भारी चीज से वार कर उसकी हत्या की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी बाबूराम के बेटे का किसी वकील ने बीमा करवाया था, लेकिन कुछ समय बाद आरोपी बाबूराम डकैती के आरोप में जेल चला गया, जिसके बाद ये वकील ही बीमा की किश्तें भरता रहा।
जब बाबूराम जेल से छूटकर आया तो वकील अवधेश ने बेटे को मारने का दबाव बनाया, जिसके बाद षड्यंत्र के तहत इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने बाबूराम शर्मा और भाड़े के तीनों हत्यारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब देखिए, जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सोनीपत की साइको किलर पूनम की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। पुलिस ने अब पति नवीन की शिकायत पर 2 मासूमों की हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। सोनीपत की साइको किलर ने 12 जनवरी 2023 को अपने बेटे शुभम और अपनी नंद की बेटी इशिका को मौत के घाट उतार दिया था। पूनम ने दोनों बच्चों को पानी के हौद में डुबाकर मारा था, जिसकी शिकायत अब पति नवीन ने पुलिस से की है। ये तो जब हम पूछताछ करेंगे इससे, इसकी मेंटलिटी हम जो एक स्पेशल साइकेट्रिस्ट को भी साथ में रखेंगे और गहनता से पूछताछ पे ही सामने आएगा कि इनकी क्या मेंटलिटी थी। पुलिस अब आरोपी पूनम को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आएगी और उससे पूछताछ करेगी, क्योंकि शुभम और इशिका की हत्या भावट गांव में हुई थी, लिहाजा मुकदमा वहीं दर्ज किया गया है। देखिए, राजनीति में एक बार फिर एक नया जूता कांड हुआ है। जी हां, यह जूता कांड गुजरात के जामनगर में हुआ, जहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल इटालिया जनसभा को संबोधित कर रहे थे। गोपाल इटालिया कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तभी एक शख्स ठीक उनके मंच के पास पहुंचा और गोपाल इटालिया पर जूता फेंक दिया। हालांकि गोपाल इटालिया झुक गए, जिसके चलते जूता उनके ऊपर से निकल गया, लेकिन जूता फेंकने वाले शख्स को कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया और फिर पिटाई कर दी। हंगामा होता देख वहां मौजूद पुलिस वालों ने जूता फेंकने वाले शख्स को पकड़ा और पुलिस थाने ले गए। इस घटना ने 2017 का जूता कांड याद दिला दिया। खुद गोपाल इटालिया ने गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा पर जूता फेंका था। पटना में नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। जो लोग जानना चाहते थे कि नीतीश के बाद आखिर कौन, तो इस सवाल का जवाब संकेतों के माध्यम से मिलने भी लग गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बिना सवाल पूछे ही अचानक कहा कि पार्टी चाहती है कि निशांत कुमार राजनीति में आए। अब पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें, हम सब लोग चाहते हैं। अब इन्हीं को फैसला लेना है कि कब ये तय करते हैं और पार्टी में काम करते हैं। जिस वक्त संजय झा ने ये बात कही, वहाँ नीतीश कुमार के बेटे निशांत मौजूद थे। उन्होंने दावा किया कि नीतीश सरकार वादों को पूरा करेगी। पहले भी वादा किया, पिताजी ने पूरा किया, इस बार भी 1 करोड़ का वादा किया, जरूर पूरा करेंगे, मुझे पूरा यकीन है और जनता के विश्वास पे खरा उतरेंगे। और आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ की, जहां पर मर्डर का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर कुछ लोगों ने मां के सामने ही उसके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोप जीजा और उसके दोस्तों पर लगा है। केशव 2 बहनों का इकलौता भाई था और एलएलबी की पढ़ाई कर वकील बनने का सपना देख रहा था। आज ही उसकी पहली परीक्षा थी, लेकिन उससे पहले ही हत्यारों ने उसे मौत की नींद सुला दिया। परिजनों के मुताबिक रात लगभग 12:30 बजे 2 युवक केशव को बाइक से जैन विवाह मंडप के पास ले गए और सीने में गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस जांच में सामने आया कि केशव की बहन टीना और उसके पति अंश के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। माना जा रहा है कि पारिवारिक रंजिश ही हत्या की वजह बनी। जो मृतक का जीजा है उसने उसे गोली मारी है। इसमें पति पत्नी का काफ़ी समय से डिस्प्यूट चल रहा था और जो मृतक की बहन है वो उसी के घर रह रही थी काफ़ी समय से। फिलहाल पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही हैं और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और आइए बात करेंगे बिहार की, जहां के अररिया में शिक्षिका शिवानी वर्मा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार शिवानी की हत्या गलती से हो गई थी, क्योंकि हत्यारों ने किसी और शिवानी की हत्या की सुपारी ली थी। 25 साल की शिवानी वर्मा रोज की तरह स्कूटी से स्कूल जा रही थी, तभी 2 लोगों ने गोलियां बरसाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्याकांड का षड्यंत्र फारबिसगंज की एक महिला ने रचा था। दरअसल उसे शक था कि उसके पति का स्कूल में ही पढ़ाने वाली एक दूसरी टीचर से अफेयर चल रहा है। हुस्नारा नाम की इस महिला ने बाकायदा प्रोफेशनल शूटर हायर किए, 3 लाख का सौदा कर उस महिला की हत्या कराने की सुपारी ले ली। जैसे ही महिला शिक्षिका शिवानी वर्मा स्कूटी से जा रही थी, बदमाशों ने अपना टारगेट समझकर गोली मार दी और उसके बाद फरार हो गए, क्योंकि दोनों का स्कूल जाने का रास्ता एक ही था। संयोगवश वो शिक्षिका भी उसी रूट से जाती है और स्कूटी से ही जाती है, तो उसी का लोकेशन ये लोग दिया गया था इसको मारने के लिए। सोहेल और मारूफ दोनों पहले से वहाँ इंतजार कर रहा था। जैसे स्कूटी आते हुए दिखा इसको लगा कि ये वही शिक्षिका है जिसको उसको मर्डर करना है।
पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हुई बाइक और देसी कट्टे को भी जब्त कर लिया। इस हत्याकांड में अन्य अपराधी भी शामिल है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब सीसीटीवी अपराधियों की जो करतूत है वो रिकॉर्ड हो जाती है, लेकिन इस बार यूपी के मेरठ में सीसीटीवी में पुलिस वालों की ऐसी करतूत कैद हो गई जो अपराधियों जैसी है। रात के करीब 2 बजने वाले थे, तभी सुनसान सड़क पर बाइक पर सवार 2 पुलिस वाले आए। दोनों ने बाइक रोकी और तभी उनके पीछे एक ई-रिक्शा पहुंचा। पुलिस वालों ने ई-रिक्शा को साइड में लगवाया और दोनों एक कोने में जाकर खड़े हो गए। कुछ देर बाद एक पुलिस वाले ने 2 लड़कों की मदद से ई-रिक्शे में रखी एक डेड बॉडी को दुकान पर बाहर लाकर रख दिया। इसके बाद पहले ई-रिक्शा वाला वहां से निकला और फिर दोनों पुलिस वाले भी निकल गए। बताया जा रहा है कि इन पुलिस वालों ने अपने क्षेत्र से मिली डेड बॉडी को दूसरे थाना क्षेत्र में फेंकवा दिया। अब दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। चौकी इंचार्ज को भी लापरवाही के लिए निलंबित किया गया है। साथ ही में प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच एसपी सिटी को दी गई है। अब एसएसपी ने कहा कि अगर जांच में किसी और अधिकारी की भी भूमिका सामने आएगी तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सोनाली बीवी बांग्लादेश से वापस भारत लौट आई और सोनाली बीवी के साथ उनका 8 साल का बेटा भी वतन वापस लौट आया है। सोनाली बीबी और उनके 8 साल के बेटे की वतन वापसी मालदा बॉर्डर के रास्ते हुई, जहां पहले ही कई अधिकारी मौजूद थे। दरअसल इसी साल गर्भवती सोनाली खातून को बांग्लादेशी बताते हुए डिपोर्ट कर दिया गया था। हालांकि कुछ वक्त पहले बांग्लादेश की अदालत ने खातून को भारतीय नागरिक करार दे दिया। इससे वो 2 देशों के बीच दोराहे पर फंस गई थी। बांग्लादेश की यूनुस सरकार और वहां की कोर्ट ने खातून को अपना नागरिक मानने से इनकार कर दिया। 25 साल की खातून 5 महीने से भटक रही थी। खातून ने ख्वाहिश जताई थी कि उसकी दूसरी संतान का जन्म भारत में हो और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने मानवता के आगे कानून के झुकने का उदाहरण दिया। दलीलों के बीच सरकार सोनाली खातून को भारत वापस लाने पर राजी हो गई। हालांकि उसने कोर्ट में साफ किया कि वो सोनाली को अभी भी अवैध प्रवासी मानती है, उन्हें सिर्फ मानवीय आधार पर भारत लाने को तैयार है। और मध्य प्रदेश की क्राइम ब्रांच ने उज्जैन में छापामार कार्रवाई करते हुए नकली नोटों का नेटवर्क चलाने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये अपराधी लंबे समय से इस कारोबार में शामिल थे और अब तक लाखों रुपए के नोट बाजार में खपा चुके थे। पुलिस ने इन लोगों के पास 17 लाख से ज्यादा के नोट बरामद किए। पुलिस के मुताबिक गिरोह 500 रुपए मूल्य के नकली नोट बड़ी मात्रा में छाप रहा था। पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ कि आरोपी 30,000 असली रुपए लेकर 1 लाख रुपए की नकली करेंसी सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से नोट छापने में इस्तेमाल होने वाली मशीनें बरामद की। ये गिरोह उज्जैन के अलावा कई अन्य जिलों में भी नकली नोटों की सप्लाई कर रहा था। देखिए, ब्राजील में साओ पाउलो हवाई अड्डे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब उड़ान की तैयारी कर रहे लेटम एयरलाइन के विमान एयरबस A320 से आग की लपटें उठने लगी, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग विमान के पिछले हिस्से में लगी, जिससे कुछ ही वक्त में पूरा केबिन धुएं से भर गया। वहीं विमान के अंदर मौजूद तमाम यात्री दहशत से भर गए। हालांकि विमान में आग लगते ही रेस्क्यू दल मौके पर पहुंचा, तुरंत ही यात्रियों को बाहर निकाला गया। विमान में 180 यात्री सवार थे। गनीमत रही किसी भी यात्री को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। वहीं रेस्क्यू दल ने विमान में लगी आग पर तुरंत ही काबू पा लिया। ये विमान साओ पाउलो से पोर्टो एलेग्रो जा रहा था। फिलहाल आग लगने की वजह की पुष्टि नहीं हुई है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 2 दिवसीय दौरे के आखिरी कुछ घंटों में भारत के और रशिया के बीच बहुत बड़ी डील हुई है। दोनों नेताओं ने 23वें भारत रूस सालाना समिट में ट्रेड, डिफेंस और एनर्जी से जुड़े हुए अहम मुद्दों पर चर्चा की। आपको बता दें कि इस दौरान 2030 तक आर्थिक समझौते पर सहमति बन गई है। दोनों देशों के बीच कॉपरेशन और माइग्रेशन पर एग्रीमेंट भी हुआ है। हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन को लेकर भी समझौते हुए हैं। साथ ही साथ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, पोलर शिप्स और मैरीटाइम कॉपरेशन से जुड़ी हुई डील हुई है। फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक उत्पादन को लेकर भी एग्रीमेंट हुआ है, जिसकी जानकारी दोनों नेताओं ने अपने ज्वाइंट स्टेटमेंट में दी है। संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान भारत रूस की जनता के बीच दशकों के सहयोग, सांस्कृतिक मिलाप और 2030 तक के लिए आर्थिक समझौते पर बनी सहमति का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी हुई है।
न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना सहयोग है। दोनों पक्ष साथ मिलकर यूरिया उत्पादन के प्रयास कर रहे हैं। भारत रूस के नागरिकों को 30 दिन के लिए फ्री ई टूरिस्ट वीजा देगा। मोदी ने कहा, आने वाले समय में ये दोस्ती हमें ग्लोबल चैलेंज के लिए शक्ति देगी। और पीएम मोदी ने आतंकवाद को मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार बताया। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है। तो वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बताया कि भारत रूस के बीच पिछले साल व्यापार में 12% की बढ़ोतरी हुई। $100 बिलियन के लक्ष्य को जल्द हासिल कर लेंगे। भारत रूस बड़े ज्वाइंट प्रोजेक्ट करने को तैयार है। रूस तेल, गैस और कोल देने के लिए तैयार है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर भी फोकस है। पुतिन ने बताया कि अगले साल भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा और दोनों देशों के बीच हुई साझेदारी से रिश्ते और मजबूत होंगे। Today, the Russian TV channel RT starting its broadcast in India. The new channel will undoubtedly help the Indian audience to better know Russia and Russians. और वहीं देखिए, इन डील से पहले मोदी पुतिन ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अपनी 25 साल पुरानी दोस्ती को और मजबूत करने पर बातचीत की और इस मौके पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तारीफ करते हुए कहा कि भारत रूस की दोस्ती इस बात की मिसाल है कि एक दूरदर्शी नेता रिश्तों को कैसे बदल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पुतिन के विजन और नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि पुतिन ने भारत रूस संबंधों को और मजबूत और भरोसेमंद बनाया है। अर्जुन जी, आपकी यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक है। 2001 में जब आपने कार्यभार संभाला और भारत में आपकी यात्रा पहली हुई, उसको आज 25 साल हो गए और उस पहली यात्रा में ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक मजबूत नींव रखी गई। पीएम मोदी ने इस मीटिंग में पुतिन के सामने रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का भी जिक्र किया। और आपको मैंने अनेक बार इस विषय की चर्चा भी की है और विश्व समक्ष भी मैंने रखा है। तो विश्व का कल्याण शांति के मार्ग पर ही है। इस मीटिंग के जरिए पीएम मोदी ने एक बार फिर दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत न्यूट्रल नहीं है। पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से जब भी मेरी बात हुई और उन्होंने जो विस्तार से मेरी चर्चा की, मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं। तो देखिए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी पीएम मोदी की तारीफ की और रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर भारत की चिंताओं की सराहना भी की है। पुतिन ने कहा कि मैं यूक्रेन में चल रहे घटनाक्रम के बारे में बहुत सारी विस्तृत जानकारी साझा कर सकता था। हम कुछ साझेदारों के साथ, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, एक संभावित शांतिपूर्ण समाधान पर काम कर रहे हैं। इसका समाधान खोजने में आपके लिए धन्यवाद। ऐसे में हमारे रिश्ते इतिहास में बहुत गहराई तक जुड़े हुए हैं, लेकिन बातें मायने नहीं रखती, असली मायने रखता है उसका गहरा सार, जो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसकी बहुत सराहना करते हैं और इस बात की भी कि आप बतौर प्रधानमंत्री इस पर विशेष व्यक्तिगत ध्यान देते हैं। तो देखिए, दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता से पहले प्रेसिडेंट पुतिन राष्ट्रपति भवन भी पहुंचे थे, जहां पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने पुतिन का भव्य स्वागत किया। पुतिन ने भारत रूस के संबंधों को और मजबूत करने के लिए भी पीएम मोदी की तारीफ की। Over the past years, we have done a great deal of work to develop our relationship. As our countries and our economies have more opportunities for cooperation, we open additional areas for cooperation, including those related to high-tech, aircraft, space exploration, high-tech and artificial intelligence. पुतिन ने भारत और रूस के दशकों पुराने संबंधों को और ऊंचाइयों पर ले जाने की उम्मीद भी जताई और इस यात्रा को ऐतिहासिक बताया। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर आए, तो उसी दौरान रूस से एक ऐसी खबर सामने आई जो उनकी मजबूत शख्सियत को बताती है। 2026 के शुरू होने में अभी 25 दिन बाकी है, लेकिन उससे पहले ही पुतिन के नाम का लाखों का जो कैलेंडर है वो हाथों हाथ ही बिक गया। रूस की किताबों की दुकानों में पुतिन के कैलेंडर भरे पड़े हैं। नए साल के तोहफे के रूप में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तस्वीरों वाले कैलेंडर की बिक्री बढ़ गई है।
वहाँ के दुकानदारों का दावा है कि पुतिन कैलेंडर की मांग बहुत ज्यादा है। Очень большой спрос. У нас были календари с Владимиром Владимировичем, но он очень быстро его всего раскупили. Вот. Остались вот буквально несколько штучек. Но скоро ждем поставок. पुतिन रूस में काफी लोकप्रिय नेता हैं, इसलिए वहाँ के नागरिक अक्सर उनकी तस्वीरों वाली घड़ी या कैलेंडर घरों में रखते हैं और तोहफे में भी देते हैं। तो देखिए, दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता से पहले प्रेसिडेंट पुतिन राष्ट्रपति भवन भी पहुंचे, जहां प्रदेश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने पुतिन का स्वागत किया। सुबह करीब 11 बजे रूसी प्रेसिडेंट का काफिला राष्ट्रपति भवन पहुंचा, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ पीएम मोदी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट पुतिन का एक बार फिर गर्मजोशी से वेलकम हुआ। राष्ट्रपति भवन में पुतिन को 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। फॉरकोट में आयोजित औपचारिक समारोह में पुतिन ने तीनों सेनाओं की परेड का निरीक्षण किया। फिर पुतिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट पहुंचे। सुरक्षा कर्मियों के घेरे में पुतिन बापू की समाधि स्थल पहुंचे। उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पुष्पांजलि के बाद पुतिन ने गेस्ट बुक में संदेश लिखकर हस्ताक्षर किए और बापू को महान बताया और वहां से द्विपक्षीय वार्ता के लिए हैदराबाद हाउस रवाना हो गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।